नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मिस्र की खूबसूरत जालिम और जाबिर मलका और हुक्मरानों को तबाह कर देने वाली मलका। हाँ जी नाज़रीन, आपने सही पहचाना। आज की हमारी वीडियो का मौजू है मिस कुलीपत्रा। चले आए नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया। जानिए मिस्र की खूबसूरत मलिका के बारे में चंद ऐसी मालूमात जिसने रोम के हुक्मरानों को तबाह कर दिया था। दुनिया में ऐसी कई मशहूर लोग गुजरे हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में आग लगा गए हैं। इन मशहूर शख्सियत में खवातीन का नाम भी आता है। मिस्र की 7वीं मलका कुलीपत्रा का शुमार भी इन्हीं खूबसूरत खवातीन में होता है जिनकी जुल्फों के सब आसीर थे और सब इनके दीवाने थे। कुलीपत्रा को तारीख में मुख्तलिफ तौर पर याद करती है। कुलीपत्रा तारीख की वो मलका तहनीस फिल्मों और ड्रामों में आज भी याद किया जाता है। टोलमक सूत्राबारा जो मिस्र के बादशाह थे और कुलीपत्रा के वालिद भी, इनकी वफात के बाद कुलीपत्रा मलका बनी थी। एक ये भी वजह है कि इन्हें बाप की मौत पर मलका बनने के तौर पर याद किया जाता है। कुलीपत्रा मदावनिया खानदान की आखिरी 8वीं मलका थी क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। हुस्न की देवी बेवफाई की अलामत के तौर पर याद की जाने वाली मलिका ने रोम के हुक्मरानों को भी अपनी जुल्फों के जाल में फंसा लिया। कुलीपत्रा का असल नाम कुलीपत्रा दा सुनीत फिलियोपत्रा था। कुलीपत्रा का नाम मिस्र में मलका के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसे फ़ारौन बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते थे कि कुलीपत्रा यूनानी थी या मिस्री। दरअसल कुलीपत्रा के खानदान का ताल्लुक यूनान से था, लेकिन इनका खानदान मिस्र में हुक्मरानी की गरज से आया था और 300 सालों से यहीं का होकर रह गया था। वो अपने खानदान की पहली खातून थी जिन्होंने मिस्री ज़बान सीखी थी। कुलीपत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो नाजायज खून था, लेकिन कदीम मिस्र में ये रवायत थी कि बहन भाइयों की आपस में शादियां कराई जाती थी ताकि खून लाइन खालिस रह सके। जबकि एक तासुर ये भी है कि कुलीपत्रा के माँ बाप भी बहन भाई थे। हो सकता है ये बात सुनकर आज के दौर में अजीब लगे, मगर इस दौर में ये रवायत थी कि बहन भाई की शादी जरूरी है। यही वजह थी कि कुलीपत्रा ने भी अपने दोनों भाइयों से शादी की थी। बड़े भाई के इंतकाल के बाद कुलीपत्रा ने अपने छोटे भाई से भी शादी की थी। बड़े भाई से कुलीपत्रा के बच्चे भी थे, जबकि छोटे भाई से शादी के वक्त कुलीपत्रा की उम्र 18 साल जबकि भाई की उम्र 13 साल थी। भाइयों से शादी का मकसद ये भी था कि इनसे शादी करके हुकूमत में इनका हिस्सेदार बन सके। मोरहीन के मुताबिक कुलीपत्रा की आवाज़ और इसकी अदाएं इसकी शख्सियत को 4 चांद लगाती थी। यही वजह थी कि वो हर किसी को अपने हुस्न में गिरफ्तार कर लेती थी। रोमी बादशाह जुलियस सीजर जब मिस्र आया और कुलीपत्रा और इसके भाई के दरमियान जारी जंग के खात्मे के हवाले से कोशिशें करने लगा, उसे तभी कुलीपत्रा के हुस्न का अंदाजा हो गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सका था। जबकि कुलीपत्रा भी रोमी बादशाह से मिलना चाहती थी और किसी बड़ी ताकत के बलबूते पर अपने भाई को शिकस्त देना चाहती थी। अगरचा उसे इस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि रोमी बादशाह भी इसका दीवाना है। जैसे ही कुलीपत्रा को अंदाज़ा हुआ तो इसने चाल चली और कालीन में खुद को रोल करके अपने बंदे के जरिए रोमी बादशाह के महल तक पहुंच गई। रोमी बादशाह के महल तक पहुंच गई। उसे अपनी अदाओं के जरिए माइल करने में कामयाब हो गई। कुलीपत्रा के इस अंदाज ने उसे सब में मकबूल कर दिया। इसी तरह अपने दूसरे महबूब एंथनी के पास जब वो गई तो अपनी इस कश्ती में सवार थी जो कि सोने की बनी थी। वो बिल्कुल देवी की तरह मालूम हो रही थी। इस मंजर ने एंथनी को कुलीपत्रा का दीवाना बना दिया था। रियाजी, फलसफी और फल्कियात समेत कई मज़ामीन की तालीम हासिल करने वाली कुलीपत्रा 7 ज़बानों को जानती थी। यही वजह थी कि वो एक काबिल हुक्मरान के तौर पर सामने आई थी। जबकि ये वही मलिका थी जिन्होंने मिस्र में कह के दिनों में टैक्सेस माफ किए थे। भाई और बहन जो के हिस्सेदार थे, कुलीपत्रा हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी। यही वजह थी कि इसने मुल्क में खाना जंगी करवा कर रोमी बादशाह सीजर को अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ कर दिया था। इस तरह कुलीपत्रा का भाई जान बचाकर दरियाए नील में कूदा मगर डूबकर जान गंवा बैठा। इसी तरह छोटे भाई से शादी की जिसे बाद में कत्ल करवा दिया था। छोटी बहन भी कुलीपत्रा के गैब व गजब का निशाना बनकर कत्ल हुई थी। कुलीपत्रा और रोमी बादशाह ने अगरचा शादी नहीं की थी मगर काफ़ी करीब हो चुके थे। यही वजह थी कि
रोमन सल्तनत के दीगर मेंबरान को नागवार गुजर रही थी और सल्तनत के लिए आगे चलकर मसाइल खड़ी कर सकती थी। चूंकि सीजर और क्लियोपेत्रा का एक बेटा भी था, इसीलिए रोमन अशरफिया का ख्याल था कि वो ही आगे चलकर हुक्मरानी करेगा, जो इन्हें किसी तौर पर भी काबूल नहीं थी। चूंकि रोमन अशरफिया औरत की हुक्मरानी को भी पसंद नहीं करते थे, उसे और क्लियोपेत्रा को भी, इसीलिए उन्होंने सीजर को कत्ल करवा दिया। क्लियोपेत्रा ने रोम से भागकर वापस मिस्र में पनाह ले ली, लेकिन रोम की खवातीन ने क्लियोपेत्रा का रहन सहन अपना लिया था। सीजर के कत्ल के बाद रोम में कई धरे थे, लेकिन एक धरा जो कि हुक्मरानी में आया, इसके सरबराह एंथनी थे, जो कि क्लियोपेत्रा के इश्क में मुब्तला था। यही वजह थी कि क्लियोपेत्रा एक दफ़ा फिर रोम आ गई। दोनों ने शादी की। दोनों को शराब नोशी पसंद थी और रातों को चहलकदमी करना पसंद था। अगरचा एंथनी और क्लियोपेत्रा के इत्तेहाद ने मुखालिफिन को खौफ में मुब्तला कर दिया था, मगर ये भी हकीकत थी कि मुखालिफिन ने हमला करके इन्हें पसपा कर दिया था। जनरल एक्टोवी की फौज इनका पीछा कर रही थी और गिरफ्तार करने वाली ही थी, लेकिन दोनों ने गिरफ्तारी की जिल्लत से बचने के लिए खुदकशी को गले लगा लिया। जबकि क्लियोपेत्रा की मौत से मुतल्लिक कई कहानियां मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि ज़मीर के जागने पर क्लियोपेत्रा ने सांप से खुद को डसवा कर खुदकशी कर ली थी, जबकि कुछ कहते हैं कि क्लियोपेत्रा ने नए जनरल से भी ताल्लुकात हमवार करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही और थक हार कर मायूस हो गई थी।